जब मैं 10 साल का था, मेरा जीवन इस तरह बदल गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पिता को न्यू साउथ वेल्स के एक दूर दराज इलाके में एक पुराने घर की विरासत मिली थी, जो एक दूर के रिश्तेदार से था, जिसे हम मुश्किल से जानते थे। उन्होंने सोचा कि यह शहर की भागदौड़ से दूर परिवार को पालने के लिए एक आदर्श जगह होगी। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा वहाँ क्या इंतज़ार कर रहा था। घर कहीं बीच जंगल में बसा हुआ था, घने झाड़ियों से घिरा हुआ। ये शांति की एक परफेक्ट तस्वीर लगती थी, कम से कम दिन के समय। उस घर में एक अजीब और पुरानी सी एनर्जी थी। उस घर के फर्श चटके हुए थे और हल्की रोशनी वाले लंबे लंबे गलियारे थे, जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। मेरे परिवार में मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन लूसी और मैं था। हम उत्साह और रोमांच की भावना के साथ उस घर में चले गए, इस बात से अनजान कि जल्द ही हम पर खौफनाक घटनाओं का पहाड़ टूटने वाला था। शुरुआत की कुछ रातें काफ़ी सामान्य रहीं। मेरे पिता घर की मरम्मत में व्यस्त थे, मेरी माँ सामान व्यवस्थित कर रही थी और लूसी और मैं घर का मुआयना कर रहे थे। लेकिन उस घर की चौथी रात में मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था जब अचानक मुझे ठंड महसूस हुई। उस रात कमरे में सामान्य से ज़्यादा अंधेरा लग रहा था और मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नज़रें उठाईं और देखा कि दरवाजे के किनारे से कोई झांक रहा है। वो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हो, लेकिन मैं सिर और कंधे का आकार साफ साफ देख सकता था। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और वो चीज़ कुछ पल के लिए वहीं रुकी रही और फिर एकदम से गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी कल्पना मात्र थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर मेरे शरीर में समा रहा था। हफ्ते बीत गए और चीज़ें और अजीब होती रहीं, खासकर मेरे साथ। मेरे खिलौने इधर उधर हो जाते थे। कभी कभी रात में मेरा बिस्तर अचानक ही हिलने लगता था। मैंने अपने माता पिता को ये सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे डरावने सपने और बचकानी कल्पना कहकर टाल दिया। एक रात में फुसफुसाती आवाज़ से जागा, जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैं पसीने में भीग गया था। मैं बैठा और मैंने देखा वही आकृति मेरे बिस्तर के किनारे खड़ी थी। अब वो और भी ज़्यादा करीब थी और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली छाया थी। मैं चिल्लाया और मेरी माँ दौड़कर कमरे में आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो आकृति अचानक ही गायब हो गई। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना दी और इसे एक बुरा सपना कहकर खारिज कर दिया। मेरे माता पिता ने तब तक मुझ पर यकीन नहीं किया जब तक लूसी ने अपने साथ घटी एक घटना का अनुभव उनको नहीं बताया। तब जाकर मेरे माता पिता ने चीज़ों को गंभीरता से लेना शुरू किया। लूसी के साथ हुआ ये था कि एक सुबह लूसी मेरे पास आई। उसका चेहरा पीला था और वो कांप रही थी। उसने बताया कि उसने अपने बिस्तर के पास एक औरत को देखा, जो पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुई थी और उसकी आंखें एकदम खोखली थीं। मेरे माता पिता को अब लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ कुछ भी अलौकिक हो सकता है। 5 सालों तक हम उस घर में रहे और हमारी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें हुई, जैसे बत्तियाँ झपकना, अजीब आवाज़ें आना और ठंडी हवा के झोंके महसूस होना, लेकिन धीरे धीरे ये और ज़्यादा खतरनाक और हिंसक हो गया। मुझे 2 घटनाएं खास तौर पर याद हैं। पहली घटना हमारे दूसरे साल के दौरान हुई थी। एक तूफानी रात थी और मेरे पिता शहर गए हुए थे। लूसी और मैं लिविंग रूम में थे, जहां हम टीवी देखने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके कि बिजली बार बार चली जा रही थी। तभी अचानक से पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और टीवी एकदम से बंद हो गया। अगले ही पल कमरे के कोने में अंधेरा गहराने लगा और हम दोनों ने उसे देखा। वो एक साफ साफ दिखाई देने वाली आकृति थी, जिसकी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं और वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम उसके मुंह के आकार को पहचान सकते थे, जिस पर एक निर्दयी मुस्कान थी। लूसी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ऊपर की ओर भागे, सीधा हमारे माता पिता के कमरे की ओर, और वहां जाकर हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। हमारी माँ ने हमें शांत करने की कोशिश की,
लेकिन वो भी घर में घुली हुई ठंडक और बेचैनी को महसूस कर सकती थी। दूसरी खौफनाक घटना हमारे साथ चौथे साल में हुई। मेरे पिता अब ये मानने लगे थे कि कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने आखिरकार हमारे घर पर ब्लेसिंग के लिए एक स्थानीय पादरी को बुलाया था। उस रात घर को ब्लेस करने के बाद मैं रसोई में पानी लेने गया। जब मैंने अपने पीछे एक उपस्थिति को महसूस किया, मैंने मुड़कर देखा और वही आकृति फिर से दिखाई दी जो कई सालों से मुझे सता रही थी। अब वो और भी ज्यादा स्पष्ट थी। वो एक आदमी था, दुबला और खोखली आंखों वाला, जिसके चेहरे का एक हिस्सा भयानक रूप से जला हुआ था। वो रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, मेरे रास्ते को रोक रहा था और मैं वहीं डर से जमकर खड़ा हो गया था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और उसकी हर एक चाल कमरे की गर्मी को बढ़ा रही थी। मैं उसे देखकर फर्श पर गिर गया। मैं हिलने में असमर्थ था और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर मैं तभी चिल्ला पाया जब वो मेरे बहुत करीब आ गया था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पिता रसोई में दौड़ कर आए और तभी अचानक वो आदमी हवा में गायब हो गया, एक भयानक सा डरावना एहसास छोड़कर। पादरी की ब्लेसिंग्स ने उस घर में जो भी बुराई थी उसे और ज़्यादा भड़का दिया था। हमारे अंतिम वर्ष में चीज़ें असहनीय हो गई थी। पूरा परिवार अब आवाज़ें सुनने लगा था, कदमों की आहट आती थी और वो आकृति अब और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई थी। हमने आखिरकार फैसला किया कि अब और नहीं। एक शाम जब हम अपना सामान पैक कर रहे थे, घर की गतिविधि अपने चरम पर पहुंच गई। पूरा घर हिल रहा था, तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया था और हम सभी ने देखा कि परछाइयां इधर उधर दौड़ रही थीं। ऐसा लगा जैसे वो बुरी आत्मा हमें जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन हम दृढ़ थे। हमने निश्चय कर लिया था। अगले ही दिन हम उस शापित घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में हमें पता चला कि उस घर का अतीत बहुत काला था। 1800 के दशक में जिसने वो घर बनाया था, उसके बारे में अफवाह थी कि वो पागल हो गया था और उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों की जान ले ली थी। उसकी आत्मा और कई अन्य आत्मा कथित तौर पर उस संपत्ति पर भटकती थीं, अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीने के लिए एक अंतहीन दुख के चक्र में फंसी हुई थीं। उस घर में रहकर हम सब बदल गए थे। हमने उस घर को छोड़ने के बाद कभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन यादें अब भी मेरे दिमाग में बसी हैं। यहाँ तक कि अब सालों बाद कभी कभी मैं आधी रात को जाग जाता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि एक चेहरा दरवाजे के कोने से झांक रहा होगा, मुझे देख रहा होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जब मैं किशोर था, लगभग 13 या 14 साल का, मेरे स्कूल का एक दोस्त कंट्री साइड इलाके में रहता था। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। हम सबर्ब्स में रहते थे, लेकिन उसका इलाका थोड़ी दूर था और उतना सब अर्बन नहीं लगता था। ये 25 साल पहले की बात है। मुझे नहीं पता अब वो इलाका कैसा दिखता होगा। वैसे मैं उसके घर कई बार ठहरने गया हूँ, क्योंकि उसके घर के पास हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक करने को होता था। एक दिन उसने बताया कि उसके घर के पास कुछ गुफाएं हैं। असल में वो पुराने माइन शाफ्ट्स थे। वो एक तरह के नेशनल पार्क में थे। मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक था, इसलिए हमने अगले वीकेंड जाने का प्लान बनाया। मैं एक रात पहले उसके घर रुकने वाला था और फिर हम सुबह जल्दी निकलने वाले थे। वीकेंड आया और हम सुबह 8 बजे के करीब निकले। रास्ते में सुपरमार्केट से कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए और गुफाओं की ओर बढ़ चले। नेशनल पार्क बहुत बड़ा और सुंदर था। वो सुबह हाइकिंग के लिए एकदम सही जगह थी, ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडी, और आसमान एकदम नीला और साफ था। पहली गुफा हमें लगभग 20 मिनट की हाइकिंग के बाद मिली। हमने अपनी टॉर्च या फ्लैशलाइट्स निकाली और अंदर चले गए। ये गुफा काफ़ी छोटी थी और अंत में एक छोटा चैम्बर था। चैम्बर के आखिरी छोर पर एक मजबूत और बंद गेट था। मेरे दोस्त ने बताया कि कुछ गुफाओं को बंद कर दिया गया था क्योंकि उनमें धंसने या पानी भरने का खतरा था। गुफा ज़्यादा लंबी नहीं थी और अंदर थोड़ी धूप भी आ रही थी, इसलिए हमने थोड़ी देर वहाँ आराम किया और स्नैक्स खाए। थोड़े आराम के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और कई और गुफाएं देखीं, जिनमें कुछ गुफाएं लंबी थीं
और वहाँ लोगों के पीने या पार्टी करने के सबूत दिख रहे थे। मोमबत्तियाँ और बियर की कैंस पड़ी थीं। साथ में दीवारों पर कुछ अजीब सी ग्रेफिटी भी बनी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गुफाओं का सम्मान किया था और वहाँ साफ सफाई रख रखी थी। करीब 1.5 घंटे बाद हम एक गुफा के पास पहुंचे जो बाकी गुफाओं से थोड़ी अलग थी। ये गुफा लंबी थी, लेकिन वहाँ इंसानों के इस्तेमाल के ज़्यादा सबूत नहीं थे। मुझे उस समय तो कहने में शर्म आई, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वो एहसास बड़ा अजीब था, क्योंकि इससे पहले हमने कई गुफाएं देखी थी और मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस गुफा ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, लेकिन वो ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं कमज़ोर दिखना नहीं चाहता था। जब हम गुफा के अंत में एक गेट के पास पहुंचे तो हमने पाया कि वो गेट खुला हुआ था। वास्तव में जब हम उस गेट के करीब गए थे तो हवा ने उसे थोड़ा सा खोल दिया था, लेकिन मुझे वहाँ हवा का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई और मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे गुफा हमें अंदर बुला रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा दोस्त बोला, चलो अंदर चलते हैं। और मैं थोड़ा हैरान हो गया। उसे यहाँ की बुरी वाइब्स क्यों महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, शायद ये सोचते हुए कि मैं सिर्फ बेवजह घबरा रहा हूँ। हम उस गेट के अंदर चले गए। गुफा इतनी अंधेरी थी कि हमारी फ्लैश लाइट मुश्किल से कुछ मीटर तक रोशनी कर पा रही थी। वहाँ हाल में किसी के होने का कोई सबूत नहीं था। मेरे दोस्त ने धीरे से मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ क्या मिलेगा? मैंने मुश्किल से बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है और मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे टखनों के पास हवा बहने लगी है। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर सोचा ये हवा अचानक कहाँ से आ रही है। हर कदम के साथ तापमान ठंडा होता जा रहा था। फिर मैंने हवा को अपने कंधे और चेहरे पर महसूस किया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये गुफा में गूंज रहा होगा। फिर अचानक से मैंने चारों ओर फुसफुसाहटें सुनी। वो इतनी धीमी थीं कि शब्दों को समझ पाना मुश्किल था। मैंने अपने कदम रोक लिए और ध्यान से सुनने लगा। जब मैं रुका तो वो फुसफुसाहटें भी रुक गईं। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी आवाज़ सुनी। ये एक आदमी की चीख थी, पहले धीमी, लेकिन जल्द ही वो ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। अब मुझे लगने लगा कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने तुरंत वहाँ से दौड़ लगा दी। फ्लैश लाइट मेरे हाथ में ऊपर नीचे हो रही थी और मुझे मुश्किल से रास्ता दिखाई दे रहा था। कई बार मेरे हाथ पैर और कंधे गुफा की दीवारों से टकराए, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आखिरकार मैं उस गेट तक पहुंच गया, जिससे मैं जाते ही टकरा गया। मैंने सोचा था कि यह गेट खुला होगा, लेकिन वो गेट बंद था। घबराहट में मैं समझ नहीं पाया कि इसे कैसे खोलना है। आखिरकार मैंने जैसे तैसे वो गेट खोला और बाहर निकल गया। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे था। हम गुफा से बाहर आ गए और तब तक दौड़ते रहे जब तक हमें ये यकीन नहीं हो गया कि हम उस गुफा से काफ़ी दूर आ गए हैं। जब हमें एहसास हुआ कि हम बाहर हैं तो हम थकान से वहीं गिर पड़े और अपनी सांसें ठीक करने लगे। मुझे इस बात पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर उल्टी कर दी थी, शायद थकान की वजह से। वो मेरी उस वीकेंड की एकमात्र शर्ट थी और मुझे अपने दोस्त से शर्ट उधार लेनी पड़ी। हमने उसे साफ किया क्योंकि हमें लगा हम शायद मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहाँ से जाने से पहले मैंने उस गुफा पर एक नज़र डाली और मुझे यकीन है कि मैंने वहाँ एक छायादार आकृति को खड़े देखा जो हमें लगातार घूर रही थी। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और उसने भी वही देखा। मैं फिर से उल्टी करने वाला था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। हम उठे और वहाँ से जल्दी जल्दी चले गए। उस दिन के लिए इतना एडवेंचर काफ़ी था। करीब 1 साल बाद हम वहाँ दोबारा गए, पुराने दिनों को याद करने के लिए। उस गुफा को भारी ताले लगाकर बंद कर दिया गया था और वहाँ नो ट्रेसपासिंग के साइन लगे हुए थे, जिन पर भारी जुर्माने की चेतावनी थी। शायद यही बेहतर था।
किशोरावस्था की बहादुरी कई बार लड़कों को मूर्खतापूर्ण काम करने पर मजबूर कर देती है, और हो सकता है कि अगर हम दूसरी बार अंदर जाते तो इतनी आसानी से शायद नहीं बच पाते। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी ब्लू माउंटेन्स में ट्रैकिंग की है, लेकिन कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी, मुझे उस अनुभव के लिए तैयार नहीं कर सकता था जो मुझे उस दिन हुआ था। ये एक बहुत सामान्य ट्रैक होने वाला था। सुबह साफ थी, वैसी ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होती है। वो यूकेलिप्टस की धुंध जिसने ब्लू माउंटेन्स को उनका नाम दिया, चट्टानों के चारों ओर एक सपनों सी चादर की तरह फैली हुई थी। मैं कटुम्बा से तैयार होकर निकला, अकेलेपन और ग्रो वैली की भूतिया सुंदरता के लिए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तभी वापस लौट जाना चाहिए था जब मुझे पहली बार अपनी गर्दन पर वो अजीब सी सिरहन महसूस हुई थी, जो तब होती है जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। पर मैंने इसे आमतौर पहाड़ी हवा की ठंडक समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। वो मेरा बहुत बड़ा गलत फैसला था। मैं रास्ते में निशान लगाते हुए जा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच बदलती परछाइयों पर था, और इसी वजह से मैं अपने निशान खो बैठा, और तभी मैं अपना रास्ता भटक गया। यहाँ के रास्ते सांप की तरह घूमते और वापस मुड़ते हैं। मैंने पहले भी यहाँ कई बार ट्रैकिंग की थी, लेकिन आज इन रास्तों ने मुझे धोखा दे दिया था और मैं बुरी तरह से फंस गया था। घंटों बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से गुम हो चुका हूँ। तभी मुझे अचानक से महसूस हुआ कि रात होनी शुरू हो गई है। मैंने कभी ऐसा अंधेरा महसूस नहीं किया था। शहर के अंधेरे जैसा नहीं, बल्कि एक मखमली दबाने वाला अंधेरा था जो आपकी रूह में घुस जाता है और वहीं ठहर जाता है। मेरे फ़ोन की फ्लैशलाइट उस अंधेरे को ऐसे काट रही थी जैसे कोई कमज़ोर फुसफुसाहट तूफान के खिलाफ हो। हर पेड़ की एक मुड़ी तुड़ी टहनी हाथ जैसी लग रही थी, और हर झाड़ी की सरसराहट एक चेतावनी जैसी लग रही थी। और अब सबसे खौफनाक हिस्सा, मैं वहाँ अकेला नहीं था। मैंने उसे कभी साफ तौर पर नहीं देखा, लेकिन उस धुंधली सी हल्की रोशनी में मेरे पीछे कुछ था, एक मौजूदगी जो बुराई से भरी हुई थी। आपने शायद उन ऑस्ट्रेलिया आत्माओं की कहानी सुनी होगी जिन्हें पुराने लोग आग के आसपास बैठकर आपस में बताते हैं। मैंने उन कहानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वहाँ उस जगह पर मुझे वही कहानियाँ महसूस हो रही थी। मुझे वहाँ एक शिकार जैसा महसूस हो रहा था। मैं ही वो शिकार था। तभी मेरे फ़ोन ने बैटरी कम होने की चेतावनी दी। सच में इस वक्त मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया। मैं झाड़ियों के बीच से तेज़ी से गुजरा, अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ते हुए जैसे कोई ताबीज़ हो। लेकिन तकनीक की ठंडी सांत्वना भी अब मेरा साथ छोड़ रही थी। सुबह तक का इंतज़ार अनंत सा लग रहा था, और मेरी दुनिया मेरे फ़ोन की मरती हुई रोशनी के कमज़ोर घेरे तक सिमट गई थी। जब मैं झाड़ी से बाहर निकला तो मुझे एक खुली मिट्टी वाली सड़क दिखाई दी। वो सड़क मुझे एक वरदान जैसी महसूस हो रही थी। मुझे राहत की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क किसी फिल्म का एक दृश्य हो। वहाँ कोई पीली ईंटों वाली सड़क नहीं थी, लेकिन अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं उस मिट्टी को चूम लेता। मैं उस सड़क पर चलने लगा। मेरे जूते हर कदम पर चरमरा रहे थे, हर कदम पर गूंज रहे थे। तभी मैंने अपने सामने एक रेंजर को देखा। मैं रोने के कगार पर आ गया था। रेंजर, जिसका नाम डेरिल था, उसकी आंखों में एक ऐसा लुक था जैसे उसने सब कुछ देखा हो। उसने मेरी कहानी ध्यान से सुनी, गंभीरता से सिर हिलाया और फिर मुझे रेंजर स्टेशन तक लिफ्ट दी। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि हमारे पीछे कोई भूतिया शक्ति खड़ी होगी। उसने मुझसे कहा कि अकेले कभी ट्रैक मत करना। उसकी आवाज़ इंजन की गड़गड़ाहट से भी तेज थी। मैं फिर वहाँ कभी वापस नहीं गया। लोग कहते हैं कि ये सब मेरे दिमाग की कल्पना थी। पानी की कमी थी, घबराहट थी, झाड़ियों की वजह से हेल्यूसिनेशन थी। हो सकता है शायद वो सही हो, लेकिन कभी कभी जब शहर सो रहा होता है और मेरा फ्लैट शांत होता है, मैं उस मौजूदगी की फुसफुसाहट को सुन सकता हूँ। उस सिरहन को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस कर सकता हूँ। सिडनी में देखने के लिए बहुत कुछ है,
और अगर आप कभी खुद को ब्लू माउंटेन्स में पाते हैं तो पक्के रास्ते पर ही रहें और भगवान के लिए संकेतों का सम्मान करें, चाहे वो ज़मीन पर हो या आपके अंदर। और हाँ, एक बढ़िया फ्लैशलाइट लेकर ज़रूर जाएं। ये अनुभव जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगस्त 2017 में योसेमाइट नेशनल पार्क में हुआ था, जब मैं अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों जैक और एंड्रयू के साथ था। जैक ने उस गर्मी में ग्लेशियर पॉइंट पर एक पार्किंग एजेंट के रूप में काम किया था, इसलिए वो उस इलाके से अच्छी तरह से परिचित था। उसे वियोना में कर्मचारियों वाला एक घर मिला था, जहां वो दो अन्य लड़कों के साथ रहता था। एंड्रयू और मैं उस हफ्ते के लिए जैक से मिलने आए थे और हम दोनों पहले भी योसेमाइट आ चुके थे। वहाँ एक रात हमने चिलुआना फॉल्स पर सूर्यास्त देखने का फैसला किया। ये एक शानदार ट्रेल थी जिसे जैक पहले भी कर चुका था। ट्रेल लगभग 4 मील लंबी थी और ऊंचाई में लगभग 2000 फीट की बढ़ोतरी थी। हमने खाना पैक किया और ऊपर चढ़ने का फैसला किया ताकि फॉल्स के ऊपर स्थित पूल में तैर सकें और वहीं पर खाना खा सकें। हम सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले निकले। जब हम ऊपर के हिस्से के पास पहुंचे तो हम फॉल्स के शीर्ष से लगभग आधा मील दूर थे। तभी हमारे उम्र के आसपास का एक लड़का झाड़ियों से बाहर दौड़ता हुआ हमारे पास आया और घबराते हुए मदद मांगने लगा। उसका दोस्त 50 फीट की ऊंचाई से चट्टान से गिर गया था और उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। जैक को इन चीज़ों की आदत थी, क्योंकि पार्क में पूरे गर्मी के दौरान काम करते हुए उसने ऐसी कई चोटें देखी थी। उस लड़के के पास मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन मेरे पास था, इसलिए मैंने 911 पर कॉल किया और दुर्घटना की सूचना दी, सर्च एंड रेस्क्यू की मांग की। कुछ मिनटों बाद हमने सोचा कि हमें अपनी ट्रैक जारी रखनी चाहिए, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ने हमें आश्वस्त किया था कि वो जल्द ही एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा देंगे। हमने उस लड़के को बताया कि मदद रास्ते में है और फिर हम आधा मील ऊपर की ओर बढ़ गए। जब हम ऊपर पहुंचे तो दृश्य बिल्कुल परफेक्ट था। सूर्यास्त बेहद खूबसूरत था। हमने वहां तैराकी की, खाना खाया और तब हमने नीचे की ओर उसी घायल लड़के को हेलीकॉप्टर द्वारा उठाते हुए देखा। मैं एक प्राइवेट पायलट और एयरफोर्स एविएटर रहा हूँ, इसलिए पहाड़ की ढलान पर हेलीकॉप्टर को उतरते देखना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। सूर्यास्त के बाद हमने नीचे की ओर ट्रैक शुरू किया। जहां वो लड़का घायल हुआ था, उस स्थान से गुजरते हुए हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद कहा। अब अंधेरा हो चुका था और हम ट्रैक जारी रखते हुए अपने फ़ोन की लाइट का उपयोग करके रास्ता देख रहे थे। यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाइक का ऊपरी हिस्सा स्विच बैक ट्रेल से भरा हुआ था, जिसमें दाईं ओर एक तीव्र चढ़ाई थी और बाईं ओर एक गहरी ढलान थी, जिसमें झाड़ियां और पेड़ थे। ढलान इतनी खड़ी थी कि सीधे नीचे नहीं जाया जा सकता, इसलिए स्विच बैक का रास्ता था। लगभग 1 मील के बाद जैक सबसे आगे था, मैं दूसरे नंबर पर और एंड्रयू पीछे था। जैक ने अपनी लाइट को सामने की तरफ दिखाया और देखा कि एक पेड़ के पीछे से कुछ निकला हुआ था, जो ट्रेल से लगभग 15 फीट की दूरी पर था। स्वाभाविक रूप से उसने लाइट उस पर फेंकी। तभी वहां जो भी कुछ था वो पेड़ के पीछे से बाहर आया और ट्रेल के बाईं ओर तेजी से नीचे की ढलान पर भागा। वो 2 पैरों पर दौड़ रहा था और किसी प्रकार के मानव की आकृति जैसा था। वो हमसे थोड़ा छोटा था और स्पष्ट रूप से उसके 2 हाथ और 2 पैर थे, लेकिन उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वो किसी व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसके सिर और बाकी अंग हों, लेकिन वो सिर्फ त्वचा जैसा लग रहा था, बिना कपड़ों के। हम तीनों ने उसे देखा और हम वहीं जमकर खड़े हो गए। हमने लाइट उस जगह पर फेंकी जहां वो भागा था, लेकिन उसके गायब होने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हम बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमने अभी क्या देखा था। सबसे बुरी बात यह थी कि हमें अभी भी 3 मील की यात्रा करनी थी और ट्रेल हेड से जैक के घर तक का और 1.5 मील का रास्ता था। ये जानते हुए कि वो प्राणी हमारे ही आसपास हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे।
खुशकिस्मती से हम सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के उसके घर पहुंच गए, लेकिन हम बहुत डरे हुए और थके हुए थे। वो जो भी कुछ था, शायद वो हमसे उतना ही डर गया था जितना हम उससे डर गए थे। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी और ने उस इलाके में ऐसा कुछ अनुभव किया है? मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरा सबसे अच्छा अनुमान ये है कि वो एक स्किन वॉकर था, लेकिन उसने हमें जंगल में लुभाने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ कुछ और अजीब अनुभव भी हुए। करीब 2 साल बाद टूगा पास में पार्क के टूगा गेट के ठीक बाहर हम उस इलाके में एक बंद कैंप ग्राउंड में कैंपिंग कर रहे थे, और आधी रात में जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो मैंने टेंट के बाहर लगभग 5 फीट दूर पर एक चमकदार रोशनी वाला गोला तैरते हुए देखा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई व्यक्ति था, क्योंकि जैक, एंड्रयू और मैंने वो गोला देखा था और हमारे आसपास कोई भी नहीं था। अगली सुबह हमारे दोस्त जैक ने हमें बताया कि रात भर टेंट पर पत्थर फेंके जा रहे थे और उसने पास में कुछ कदमों की आवाज़ भी सुनी थी। क्या किसी और ने भी ऐसे अजीब अनुभव किए हैं? हम सभी जानते हैं हमने क्या देखा था, और हमें पता है कि वो कोई इंसान नहीं था। मैं 2021 में महामारी के लॉकडाउन के दौरान गंभीर निमोनिया के कारण मनीला के एक अस्पताल में भर्ती था। उस समय मास्क पहनना अनिवार्य था। मुझे एक कमरे में शिफ्ट किया जा रहा था जब मैंने एक छोटे बच्चे को लाल पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहने हुए आपातकालीन कक्ष के अंदर से दौड़ते हुए देखा। फिर वो बच्ची कांच के दरवाजे से बाहर चली गई। उसने मास्क नहीं पहना था, इसलिए मैंने सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या बच्चों को अंदर आने की अनुमति है। गार्ड ने फिलिपिनो भाषा में जवाब दिया, बच्चों को अनुमति नहीं है। मैं उलझन में पड़ गया था। क्या इस गार्ड ने उस बच्ची को भागते हुए नहीं देखा? बाद में जब मुझे 5वीं मंजिल पर शिफ्ट किया गया तो मैं सो गया और मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं नीचे जा रहा हूँ और वही छोटी बच्ची को आपातकालीन कक्ष के बाहर देख रहा हूँ, लेकिन इस बार वो गुस्से में रो रही थी और उसके हाथ में एक हथौड़ा था। जब उसने मेरी ओर देखा तो वो चिल्लाई, पापा तुम मुझे क्यों छोड़ गए? मुझे उस हथौड़े से मारे जाने का डर था, इसलिए मैं अंधेरी सीढ़ियों से 5वीं मंजिल की ओर भागा। मुझे याद है कि मेरी सांसें धीमी हो रही थीं और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे सीढ़ियों पर तैरते हुए तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि मैंने 20 से अधिक मंजिलें चढ़ ली थीं, क्योंकि वो पीछा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। सीढ़ियों में उसकी गूंजती हुई आवाज़ थी जो चिल्ला रही थी, पापा पापा। जब तक मैं अपने बिस्तर पर पहुंचा मैं पूरी तरह से थक गया था और तभी मेरी आंख एकदम से खुल गई। मेरी ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम हो चुका था और मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उस समय मेरे चारों ओर 2 नर्सें खड़ी थीं। इसके बाद मुझे कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी नर्स को अपना सपना सुनाया। वो मेरा सपना सुनकर एकदम से चौंक गई और उसने मुझसे पूछा, क्या उसने पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहनी थी? मैंने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता। नर्स ने मुझे बताया कि मेरा सपना पिछले कई दशकों के कई रोगियों के अनुभव से काफ़ी मेल खाता है। इनमें से हर अनुभव में एक लड़की शामिल थी जिसे पहले आपातकालीन क्षेत्र में देखा गया और बाद में उनके सपनों में वो उन सब का पीछा करती रही जब तक कि वो जाग न जाएं। उसने बताया कि इस लड़की की उपस्थिति अस्पताल के स्टाफ के बीच एक खुला रहस्य है जिसे 1970 के दशक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बताया जाता रहा है। कहानी के अनुसार 40 साल से भी पहले एक छोटी सी डेंगू से संक्रमित बच्ची अस्पताल लाई गई थी। उसे एक युवा चीनी पिता द्वारा लाया गया था जो अपनी 20 की उम्र में था। किसी अज्ञात कारण से, शायद इसलिए कि वो बच्ची नाजायज थी और पिता के परिवार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी, उस आदमी ने उसे अस्पताल में छोड़ दिया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। अस्पताल में उस बच्ची की कोई पहचान दर्ज नहीं की गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसे अस्पताल के सामने वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया। कुछ नर्सों ने बच्ची को दफनाने में मदद की और उसका नाम शाह रखा।
जो एक चीनी फिलिपिनो शब्द है जिसका अर्थ है सबसे छोटी बेटी। उसने पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहनी थी। नर्स ने मुझे बताया कि भले ही उन्होंने उस भूत को कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में सब जानते थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो भूत केवल कुछ खास लोगों को ही दिखाई देता है। आश्चर्यजनक रूप से जिन सभी मरीजों ने उसे देखा वो एक ही शारीरिक विशेषताओं वाले थे। पूर्वी एशियाई दिखने वाले, यानी चीनी, लगभग अपनी 20 की उम्र में, औसत कद काठी के और लगभग 5 फुट 8 इंच की ऊंचाई के, और वे सभी मौत के करीब थे। शायद वो मरीज उस बच्ची के पिता जैसे दिखते थे। क्या मैं भी उसे अपने पिता जैसा लगा? मैंने ये मान लिया कि उस बच्ची की आत्मा अब भी अपने पिता को ढूंढ रही है। मैं इसे नकार नहीं सकता कि वो सपना ऐसा था जैसे मैं खुद मौत से भाग रहा था, लेकिन बाद में मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो बच्ची सिर्फ एक पिता चाहती थी। शायद वो उन्हें अपने साथ परलोक में ले जाना चाहती थी। किसी चमत्कार से मैं उस पूरी घटना से बच निकला, और पिछले साल जब मैं अपने नियमित चेकअप के लिए उस अस्पताल में वापस गया तो मैंने फिर से उसे कभी नहीं देखा। इसे आशीर्वाद कहें या शाप, लेकिन उस सपने ने मुझे जीवन का दूसरा मौका ज़रूर दिया था। और मैं आशा करता हूँ कि तुम जहाँ भी हो छोटी बच्ची, तुम्हें शांति मिले। मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने लगभग 3 साल पहले एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। तब से उसे हर हफ्ते स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड हो रहे थे। बचपन में उसके भाई को भी ये हुआ करते थे, इसलिए उसे पता था कि वो क्या है। वो स्लीप पैरालिसिस को इस तरह से बयान करती थी कि उसका पूरा शरीर में पैरालिसिस हो जाता था। वो सिर्फ सांस ले सकती थी और अपनी आंखें हिला सकती थी। अक्सर वो एक काले लंबे आकार को अपार्टमेंट में घूमते हुए देखती थी। कभी कभी उसे सिर्फ उसके चलने की आवाज़ आती थी, तो कभी वो उसे दरवाजे में खड़ा हुआ घूरता हुआ दिखता था। कभी कभी वो उस पर इतना दबाव डालता था कि उसे सांस लेने में मुश्किल होती थी। वो पैरानॉर्मल घटनाओं पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ये स्लीप पैरालिसिस एपिसोड्स उसे बहुत ज़्यादा डरा देते थे। और अब सबसे डरावनी बात, उसकी जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ मुझे जगा देती थी। फिर मैं उसे जगा देता था, लेकिन वो फिर से हिलने लगती थी। फिर मैं उसे जगा देता था, लेकिन वो बताती थी कि मेरे जगाने से वो आकृति गायब हो जाती थी। एक बात थी जो पिछले 2 महीनों से मैंने उसे नहीं बताई थी। उसकी सांसों की आवाज़ से जब भी मेरी नींद खुल जाती थी तो मैं भी उसी आकृति को देखता था। वो आकृति मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर झुकी होती थी और उसके सीने पर दबाव डाल रही होती थी, और वो हमेशा उसी पल गायब हो जाती थी जब मैं उसे नोटिस करता था और उसे जगाने की कोशिश करता था। मैंने उस आकृति को गेट के पास खड़े होकर मुझे भी घूरते हुए देखा था। एक रात जब मैं अकेला था और फिल्म देख रहा था, तब मैंने हॉलवे में उसी आकृति को देखा। मैंने पहले उसे अनदेखा करने का नाटक किया, और जब मैंने उसे दोबारा देखा तो वो एकदम से गायब हो गया। अब मेरे सामने ये दुविधा थी, क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब बताना चाहिए कि उसकी स्लीप पैरालिसिस शायद सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसे देखा है जो उसको दिखाई देता है। मैं उसे डराना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले से ही इन स्लीप पैरालिसिस से डरी हुई है, लेकिन कम से कम उसे लगता है कि वो सब उसके दिमाग की उपज है। हम कहीं और शिफ्ट होने का भी खर्च नहीं उठा सकते। मुझे लगता है हम दोनों इसके साथ जी सकते हैं अगर मैं उसे कभी वो सच्चाई ना बताऊं। लेकिन मुझे आप लोगों की सलाह चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? आज मैं एक फैमिली फ्रेंड की शादी में था जो जंगल के बीचों बीच हो रही थी। ये एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे भीड़ से थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं पास की एक छोटी सी धारा की ओर चल पड़ा, और तभी मैंने उसे देखा। अब थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। पिछले साल मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक का कार दुर्घटना में निधन हो गया था। हम दोनों को पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मरने के बाद भी मुझे ढूंढने आएगा।
उसके गुजरने के बाद मुझे कभी कोई अजीब चीज़ महसूस नहीं हुई, सिवाय इसके कि कभी कभी मुझे एक छाया दिखाई देती थी। लेकिन आज धारा के पास खड़ा वो व्यक्ति बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा दिख रहा था। उसके चेहरे पर वही बर्थमार्क था जो मेरे दोस्त के चेहरे पर था। वो एक लिमिटेड एडिशन टी शर्ट पहने हुआ था जो एक बैंड की थी जिसे हम दोनों पसंद करते थे। वही टी शर्ट जो मेरे दोस्त ने दुर्घटना वाले दिन भी पहनी थी। यहाँ तक कि उसके बालों का रंग भी सेम मेरे दोस्त जैसा था। मैंने उस व्यक्ति को कुछ और देर तक देखा और उसने मुस्कुराते हुए मुझे हेलो कहा। उसने मेरा नाम लिया और फिर मैंने पलक झपकी और वो एकदम से गायब हो गया। उस रात की बात याद करके आज भी मैं भ्रमित और डर महसूस करता हूँ। मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था, ये जानकर मुझे थोड़ी शांति तो मिलती है, लेकिन मुझे बस ये आश्वासन चाहिए कि मैं अपना दिमाग तो नहीं खो रहा हूँ। मैं पिछले साल अपनी पत्नी के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर 1940 के दशक में बना था। किराए के लिए ठीक ठाक था, लेकिन मैं कभी ऐसे घर को नहीं खरीदूंगा। वो घर आधे अधूरे तरीके से बने घर जैसा लगता था, जिसमें एक एक्सटेंशन भी था। सड़क की दूसरी ओर एक चर्च दिखता था। वो चर्च ही इस घर का मालिक था। उस चर्च में 2 लोग थे जो उस घर को और चर्च को मैनेज करते थे। मुझे इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पहली बार जब मैंने इस घर का दौरा किया था, तब से ही इसका बेसमेंट मुझे बहुत डरावना लगता था। वहाँ एक बहुत अजीब सा अधूरा पीला बाथरूम था जो लॉन्ड्री रूम में बना हुआ था और शायद वो बहुत दशक पुराना था। वहाँ एक टेलीफोन भी था और बाकी जगह पूरी खाली थी। वहाँ एक डरावनी कुर्सी भी थी जिसे मैंने कुछ महीने पहले तो हिलाया था, और एक डेस्क पर जहाँ पहले से एक और कुर्सी रखी हुई थी। लेकिन मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब से हम वहाँ शिफ्ट हुए हैं, कभी कभी अचानक से बेसमेंट की लाइट ऑन हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने उन्हें जलता छोड़ दिया था। हालांकि मैं इस मामले में काफ़ी सतर्क रहता हूँ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीढ़ियों के ऊपर के मुख्य स्विच की लाइट बार बार जलने लगी है, और ऐसा होना असंभव है कि मैं उसे भूल गया हूँ। अब ये लाइटें हर कुछ दिनों में जल रही हैं, जो पहले से ज़्यादा बार था। मैं अक्सर इसे बाहर से अंदर देखते समय नोटिस करता था, जो और भी डरावना था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जब ये लाइट ऑन होती है तो स्विच भी ऊपर हो जाता है, जबकि मैं उन स्विच को खुद बंद कर कर आता हूँ। आज जब फिर से यही हुआ तो मुझे एक डरावना एहसास हुआ। ये तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि हर रात मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, जो मेरे बेडरूम से थोड़ी दूर है, और अंधेरे में गेम्स खेलता हूँ या काम करता हूँ। जब मैं हॉलवे में जाता हूँ तो हमेशा घना अंधेरा होता है और मुझे अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू करनी पड़ती है। दरवाज़ों के नीचे से पर्याप्त रोशनी आती है, और अगर कोई लाइट ऑन होगी तो सबसे पहले मुझे ही दिख जाएगी। कल रात भी ऐसा ही हुआ जब हम अपने कपड़े धोने गए थे। तब मैंने ध्यान दिया था कि मैंने वो लाइट बंद कर दी थी, लेकिन जब मैं सोने गया और फिर सुबह उठा तो लाइट फिर से जल रही थी और वो स्विच भी फिर से ऑन था। इसके अलावा मैं जब भी नीचे जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई मुझ पर निगरानी रख रहा हो। एक बार मैंने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ा था क्योंकि मेरी बिल्ली नीचे चली गई थी, और जब मैं ऑफिस में था मुझे दरवाजे के हिलने और चरमराने की आवाज़ें सुनाई दी, जो आमतौर पर कभी नहीं होती। इस घर के ऊपर के फ्लोर पर कुछ और अजीब नहीं हुआ है, लेकिन ये जगह बहुत ही डरावनी लगती है। बेसमेंट का दरवाज़ा जहाँ से हॉलवे शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा डरावना है। मुझे आपकी राय चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये सब मेरे ख्याली पुलाव हैं या सच में मेरे साथ हो रहा है?